Good morning and welcome you all. In today's class, we are going to continue with goods and services tax. आज अपने जीएसटी में एक नया यूनिट को डिस्कस करेंगे विच इज कॉम्पोजिट स्कीम यूनिट 6 कॉम्पोजिट स्कीम। नाउ कॉम्पोजिट स्कीम क्या है, किसके लिए है, वो पहले बता रहा हूं। कॉम्पोजिट स्कीम बेसिकली स्मॉल डीलर्स के लिए है, स्मॉल सप्लायर्स के लिए है। क्या होता है कि जीएसटी में कंप्लायंस बर्डन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ये सब है। तो स्मॉल डीलर्स के लिए इतना प्रेशर हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इतना प्रेशर हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए स्मॉल डीलर्स के लिए कॉम्पोजिट स्कीम लाया गया। कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी का रेट भी काफी कम है, तो स्मॉल डीलर्स पर बर्डन कम हो जाता है जीएसटी का। कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी का रेट भी काफी कम है, तो स्मॉल डीलर्स के लिए जीएसटी का बर्डन कम हो जाता है। ठीक है। कॉम्पोजिट स्कीम में बेसिकली जीएसटी का रेट इज 1%। जीएसटी का रेट इज 1%। बट जिन स्मॉल और ये कॉम्पोजिट स्कीम स्मॉल डीलर्स के लिए ऑप्शनल है, वे चाहे तो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कि स्मॉल डीलर हो तो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कॉम्पोजिट स्कीम स्मॉल डीलर्स के लिए ऑप्शनल है। चाहे वो चाहे वो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जीएसटी का रेट जनरली 1% है। ठीक है। बाकी रेट्स अपने डिस्कस करेंगे, जनरली 1% है। बट कॉम्पोजिट स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। कॉम्पोजिट स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। यानी स्मॉल डीलर्स अपने इनवर्ट सप्लाई पर जो जीएसटी पे किया है, वो जीएसटी का वे लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है तो अकाउंट्स मेंटेन करने का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वही अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अब क्योंकि कॉम्पोजिट स्कीम में डीलर्स सप्लायर्स कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उन लोग को अकाउंट्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी उन लोग बरी हो गए। ठीक है। और कॉम्पोजिट स्कीम में एक ही रिटर्न फाइल करना है, साल में एक ही रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न, दैट इज इट। और कोई रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर फाइल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। समझ में आया? तो ये है कॉम्पोजिट स्कीम। तो बेसिकली कॉम्पोजिट स्कीम स्मॉल डीलर्स के लिए है, क्योंकि जीएसटी नया लॉ है, इसमें काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो कि स्मॉल डीलर्स के लिए हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। गिवन देयर स्केल ऑफ बिजनेस, स्मॉल डीलर्स के लिए ये प्रेशर हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल डीलर्स के लिए कॉम्पोजिट स्कीम लाया, जिसमें उनके लिए जीएसटी का रेट केवल 1% ही रखा गया। हालांकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। और साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न। ठीक है। क्या क्या समझे कॉम्पोजिट स्कीम के बारे में, क्या क्या समझे, किसके लिए कॉम्पोजिट स्कीम? स्मॉल डीलर्स के लिए, स्मॉल सप्लायर्स के लिए कॉम्पोजिट स्कीम है। अब स्मॉल तो कितना स्मॉल, उसका एक लिमिट है। हाँ बोलो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ। ठीक है। फिर से। ठीक है, कॉम्पोजिट स्कीम का फीचर्स बताना है। कॉम्पोजिट स्कीम किसके लिए?
स्मॉल डीलर्स के लिए है। कॉम्पोजिट स्कीम के वजह से कंप्लायंस बर्डन कम होता है या बढ़ता है? कम होता है। कॉम्पोजिट स्कीम में डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है या कम है? कम है। ओके। कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी का रेट क्या है? 1% जेनरली। ठीक है। बाकी रेट्स अपने डिस्कस करेंगे। जनरली क्या है? 1%। 1% यानी 0.5% CGST, 0.5% SGST। तो 1% जीएसटी का रेट है। क्लियर? और क्या कॉम्पोजिट स्कीम के स्मॉल डीलर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिट स्कीम के तहत स्मॉल डीलर्स को जीएसटी में कितना रिटर्न फाइल करना है? एक ही रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है। दैट इज इट। क्लियर? ओके। अच्छा, कॉम्पोजिट स्कीम कंपलसरी है स्मॉल डीलर्स के लिए, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। ठीक है। समझ में आया? बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन अपने करेंगे। हाँ, पूछा बेटा। डिस्कस करते हैं। चलो इसको लिखो। इंट्रोडक्शन यानी कॉम्पोजिट स्कीम के बारे में लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इन जीएसटी लॉ it was argued that GST needs much documentation and small dealers will not be able to handle such pressure of formalities. Further, GST rate is very high and will cause undue burden on small dealers. To resolve these issues, small dealers have been given the choice to opt composites scheme in which they will have to pay GST just at the rate of 1%। जनरली यानी जनरल रेट इन कॉम्पोजिट स्कीम है। जनरली 1% का जीएसटी केवल पे करना है एंड विल नॉट बी अलाउड इनपुट टैक्स
credit, hence need not to maintain much accounts and records. A composite scheme dealer need to file only one return on annual basis. So GST compliance is also relaxed for him. The scheme is optional and the option can be changed from year to year. सो क्या बोला गया इसमें? इन जीएसटी लॉ इट वाज आर्ग्यूड, ये हमेशा कहा गया है कि जीएसटी नीड्स मच डॉक्यूमेंटेशन एंड स्मॉल डीलर्स के लिए ये सब पाना मुश्किल है। फर्दर जीएसटी का रेट भी काफी हाई है विच विल कॉज अनड्यू बर्डन ऑन स्मॉल डीलर्स, तो स्मॉल डीलर्स के लिए बोझ हो जाएगा। टू रिजॉल्व these issues, small dealers have been given the choice to opt composite scheme जिसमें जीएसटी का रेट केवल 1% है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, और इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इनको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, और कॉम्पोजिट स्कीम डीलर को केवल साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करना है। तो जीएसटी का कंप्लायंस इनके लिए काफी रिलैक्स कर दिया गया। स्कीम पूरे तरीके से ऑप्शनल है और ये ऑप्शन स्मॉल डीलर कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एज एन की स्मॉल डीलर जब चाहे ये स्कीम से बाहर निकल सकता है। ऐसा नहीं कि ये स्कीम ऑप्ट कर लिया तो हमेशा इसी स्कीम के भीतर उसे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो स्कीम से बाहर कभी भी आ सकता है। ठीक है, फोन साइलेंट कर लो। ठीक है, अब ये जो स्मॉल डीलर है, ये स्मॉल डीलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनका एग्रीगेट, वेरी गुड वेरी गुड,
इनका एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कौन सा यूनिट में सीखा था? यूनिट 2 डेफिनेशंस के यूनिट में सीखा था एग्रीगेट टर्नओवर। तो स्मॉल डीलर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, डज नॉट एक्सीड 150 lakhs, यानी 1.5 करोड़, 150 lakhs, 1,50,000 नहीं, 150 lakhs। तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में से 150 lakhs से एक्सीड नहीं किया है, वे हो गए स्मॉल डीलर, और उन लोग कॉम्पोजिट स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली हर स्टेट में 150 lakhs का सीलिंग लिमिट है, बट इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम को छोड़कर, बट आसाम के लिए सीलिंग लिमिट 150 lakhs है। आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए सीलिंग लिमिट 150 lakhs है, ठीक है। आसाम को छोड़कर बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग सिक्किम एंड उत्तराखंड, इनके लिए लिमिट केवल 75 lakhs का है। इनके लिए सीलिंग लिमिट केवल 75 lakhs का है, ठीक है। तो स्मॉल डीलर मतलब क्या? स्मॉल डीलर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट यानी टोटल टर्नओवर in the preceding financial year does not exceed 150 lakhs यानी 1.5 करोड़। तो ये हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम। बाकी ये जनरल लिमिट है, ये जनरल सीलिंग लिमिट है, ये जनरल सीलिंग लिमिट है। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के केस में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से बाहर कौन आ गया? आसाम। आसाम के लिए सीलिंग लिमिट 150 lakhs है। तो आसाम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे नॉर्थ, त्रिपुरा, ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। आसाम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ साथ सिक्किम और उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए टर्नओवर का सीलिंग लिमिट कितना है? 75 lakhs। टर्नओवर का सीलिंग लिमिट कितना है? 75 lakhs। सीलिंग लिमिट का मतलब क्या हुआ? कि अगर टर्नओवर इसको एक्सीड नहीं करेगा तो ही वो स्मॉल डीलर है और वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। अगर टर्नओवर ये सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर देता है, एक्सीड कर जाता है, तो स्मॉल डीलर नहीं हुआ और वो कॉम्पोजिट स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। समझ में आया? लिखो, हिमाचल प्रदेश के लिए सीलिंग लिमिट क्या है? हिमाचल प्रदेश के लिए 150 lakhs है। हिमाचल प्रदेश के लिए 150 lakhs है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 150 lakhs है। आसाम के लिए 150 lakhs है। बाकी सारे स्टेट्स के लिए 150 lakhs है। 75 lakhs किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सक्लूडिंग आसाम। आसाम को छोड़कर बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड,
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है। ठीक है। तो आसाम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सीलिंग लिमिट 75 लाख का है। 75 लाख का सीलिंग लिमिट, और किस कौन से स्टेट पर है? सिक्किम और उत्तराखंड। सिक्किम और उत्तराखंड। अब बताओ आसाम के लिए सीलिंग लिमिट कितना है? 150 लैक्स। 150 लैक्स। और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तेलंगाना के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए, त्रिपुरा के लिए, सिक्किम के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए 150 लैक्स। क्लियर? समझ में? हो गया तो यार। ओके, चलो लिखो। एप्लीकेबिलिटी यानी कॉम्पोजिट स्कीम किस पर अप्लाई करेगा? कॉम्पोजिट स्कीम is applicable to registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed rupees 150 lakhs in few brackets में लिखो, in few specified states does not exceed कितना? चलो, अब दो कॉलम का टेबल बनाना है। जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाओगे। टर्नओवर सीलिंग, टर्नओवर सीलिंग रुपीज 75 लैक्स। ये कॉलम वन। कॉलम टू, टर्नओवर सीलिंग 150 लैक्स। बोलो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का नाम बताओ। त्रिपुरा,
एक एक करके, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। बोलो। हम्म। असम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का नाम बताओ। मेघालय, अरुणाचल, नहीं, मध्य प्रदेश सेंट्रल है ना। एक बार आज मैप जाकर देखिएगा, पक्का से, हाँ। और हाँ, तो आसाम को छोड़कर सेवन, आसाम को छोड़कर बाकी बचे सिक्स। सिक्स का नाम लिख लिया, और इसके साथ सिक्किम और उत्तराखंड। हम्म। टोटल समझ में आया ना, सिक्किम, उत्तराखंड भी है, तो टोटल कितने हो गए, 8। इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, बाकी सारे स्टेट्स में 150 लाख से, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। डन। फटाफट लिखो जन्मूल। डन। उत्तराखंड का स्पेलिंग करेक्ट कर लो, उत्तराखंड होगा। ठीक है। देखो, ये जो कॉम्पोजिट स्कीम है ना, ये केवल सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है। यानी कॉम्पोजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। यानी जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, उसका टर्नओवर चाहे कितना भी क्यों ना हो, सप्लायर ऑफ सर्विस कैन नेवर, कैन नॉट, कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिट स्कीम।
तो composite scheme is only for supplier of goods. Supplier of service cannot opt for composite scheme. सिर्फ एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग. Restaurant and outdoor catering can opt for composite scheme. ठीक है. इस रूल का केवल एक एक्सेप्शन है कि रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिट स्कीम. ठीक है. तो क्या सीखे अपने? कॉम्पोजिट स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स. सप्लायर ऑफ सर्विस कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम. और इसका केवल एक एक्सेप्शन है कि रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिट स्कीम. ठीक है. ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक सप्लायर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी सप्लाई करता है. बिल्कुल पॉसिबल है कि सप्लायर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी सप्लाई करता है. बट जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो तो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है. हम कौन से सप्लायर का डिस्कशन कर रहे हैं? हम वो सप्लायर का डिस्कशन कर रहे हैं जो सप्लायर गुड्स के साथ सर्विस भी सप्लाई करता है. हम कौन से सप्लायर का डिस्कशन कर रहे हैं जो गुड्स के साथ सर्विस भी सप्लाई करता है? हम्म. करेक्ट करेक्ट. ठीक है. तो ध्यान से सुनो. क्या सीखा हमने? कि सप्लायर ऑफ सर्विस कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम. यानी ये कॉम्पोजिट स्कीम केवल सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है. एक एक्सेप्शन है रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस. ये कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकते हैं. ठीक है. हम अभी 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 क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम उन सप्लायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो सप्लायर गुड्स के साथ सर्विस भी सप्लाई करता है. हम अभी कौन से सप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे? वो सप्लायर जो गुड्स के साथ सर्विस भी सप्लाई करता है. क्या वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकते हैं या नहीं? क्योंकि सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में तो कॉम्पोजिट स्कीम सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में तो कॉम्पोजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. तो व्हाट अबाउट दोज सप्लायर हु सप्लाइज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज? तो प्रोविजन क्या है कि जो सप्लायर गुड्स के साथ सर्विस भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकते हैं. सप्लायर गुड्स के साथ सर्विस भी सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे सप्लायर कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकते हैं. परंतु कंडीशन है उनका जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो थोड़ा होना चाहिए. उनका जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो थोड़ा होना चाहिए. थोड़ा माने कितना? टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर. थोड़ा मतलब कितना? टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपीज, 5 लाख, विच एवर इज हायर. यानी जो सप्लायर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी सप्लाई कर रहे हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकते हैं. कंडीशन क्या है? कि इनका जो सप्लाई ऑफ सर्विस की मात्रा है, इनका जो सप्लाई ऑफ सर्विस का क्वांटिटी है, दैट सप्लाई ऑफ सर्विस शुड नॉट एक्सीड 10% of turnover or rupees 5 lakh, which ever is higher. ठीक है.
तो ये कंडीशन है। यानी कि अपने क्या डिस्कस किए? हमने ये डिस्कस किया कि कॉम्पोजिट स्कीम के लिए कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं जा सकता। सप्लायर ऑफ सर्विस कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम। इसका केवल एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरर कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकता है। यानी कि कॉम्पोजिट स्कीम केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। फिर इसमें अपने एक स्पेशल केस को डिस्कस किए। स्पेशल केस क्या था? कि व्हाट अबाउट दोज सप्लायर हु सप्लाई गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। उन सप्लायर का क्या जो कि गुड्स के साथ साथ सर्विस भी सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लायर भी कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकते हैं, बट इनका जो सप्लाई ऑफ सर्विस का मात्रा है वो बहुत कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। यानी सपोज अगर एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख है, तो 90 लाख का 10% कितना हो गया? 9 लाख। 90 लाख का 10% कितना हो गया? ₹9 लाख। तो ₹9 लाख और ₹5 लाख, विच इज हायर? ₹9 लाख। यानी इनका सप्लाई ऑफ सर्विस का जो टर्नओवर है वो 9 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी इनका सप्लाई ऑफ सर्विस 9 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। सप्लाई ऑफ सर्विस का जो टर्नओवर है वो 9 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख है। 90 लाख का 10% 9 लाख। 9 लाख और 5 लाख में से हायर कौन है? 9 लाख है। तो इनका सप्लाई ऑफ सर्विस 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सप्लायर कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकता है, जो कि गुड्स के साथ साथ सर्विस भी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलो लिखो। लिखो। सप्लायर ऑफ सर्विस। A supplier of service except restaurant operator और आउटडोर caterer cannot opt composite scheme. Note: a restaurant operator और आउटडोर caterer can opt composite scheme. Next line.
However, a supplier of goods who supplies services also, who provides the services also लिखो, who provides services also can opt, composite scheme if the supply of service does not exceed 10% of 10% of turnover or rupees 5 lakhs, whichever is higher. अब इसका इंग्लिश लिखो, जिनका टर्नओवर ₹150 lakhs या ₹75 lakhs तक है एंड ज्यादा सर्विस सप्लाई नहीं करते, नहीं करता है, मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 lakhs, whichever is higher, वो सप्लायर चाहे तो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकता है। क्या मतलब है इसका इंग्लिश में? जिन सप्लायर का टर्नओवर 150 lakhs या 75 lakhs तक है, 150 lakhs अदर स्टेट्स में
75 lakhs, असम को छोड़कर बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, इंक्लूडिंग उत्तराखंड। तो जिनका टर्नओवर ₹150 lakhs या 75 लाख तक है, एंड ज्यादा सर्विस सप्लाई नहीं करता, ज्यादा सर्विस सप्लाई नहीं करता, सर्विस की मात्रा बहुत कम है। कितनी कम है? मैक्सिमम टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, वो सप्लायर चाहे तो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकता है। आई थिंक अब सबको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। डन। क्या हुआ, एक सप्लायर है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 150 lakhs से कम था, तो वो बन गया स्मॉल डीलर और उसने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट कर लिया। उसने कॉम्पोजिट स्कीम ये वाले साल ऑप्ट कर लिया। बट इस साल हुआ क्या? इस साल हुआ ये कि 14 अगस्त को उसका टर्नओवर इस साल करेंट ईयर में 150 लाख से एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है। तो जिस क्षण, जिस पल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 150 lakhs या 75 lakhs एज द केस में बी से एक्सीड कर जाता है, उसी क्षण, उसी पल से वो डीलर ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ जाता है। उसी क्षण, उसी पल वो स्मॉल डीलर कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ जाता है। हुआ क्या? हुआ ये कि प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रिसीडिंग यानी पिछले साल, पिछले साल टर्नओवर 150 लाख से कम था, तो वो सप्लायर स्मॉल डीलर है जो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जा सकता है, और उसने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट भी किया। तो इस साल वो कॉम्पोजिट स्कीम में है। बट हुआ ये कि इसी साल, करेंट करेंट इसी साल यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर में बीच में ही, बीच में ही अगस्त 14, अगस्त 14 को उसका टर्नओवर ₹150 लाख से एक्सीड कर जाता है। तो जिस क्षण, जिस पल एग्रीगेट टर्नओवर ₹150 लाख को एक्सीड कर जाता है, वो डीलर कॉम्पोजिट स्कीम से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। यानी अब उसके लिए कॉम्पोजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। पिछले साल क्या था, टर्नओवर कितना था? तो इस साल वो स्मॉल डीलर है, तो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए वो जा सकता है, और उसने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट भी किया। बट हुआ ये
कि करंट ईयर में जब वो कॉम्पोजिट स्कीम में था, उसी साल बीच में ही टर्नओवर ₹150 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो उसी क्षण उसी पल वो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ जाता है। समझ में आया? स्कीम के अंदर था, नेक्स्ट ईयर उसका एक्सीड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली निकल गया कंप्यूटर स्कीम से। अगर सपोज नेक्स्ट ईयर उसके अगले साल अगर वापस से अगर सपोज उसका टर्नओवर कम हो गया तो फिर। हाँ 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 हाँ, हुआ ये कि इस साल तो वो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ गया बिकॉज टर्नओवर ₹150 लाख से एक्सीड हो गया। तो इस साल तो उसका टर्नओवर ₹150 लाख से एक्सीड हो ही गया, तो नेक्स्ट ईयर वो स्मॉल डीलर की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, बिकॉज करेंट ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर ₹150 लाख को एक्सीड कर गया। तो जिस पल एक्सीड किया उसी पल से वो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर है। अब क्योंकि इस साल टर्नओवर ₹150 लाख से एक्सीड कर गया था, तो वो नेक्स्ट ईयर कॉम्पोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, बिकॉज वो स्मॉल डीलर के डेफिनेशन से आउट हो गया है। डाउट आपका ये नहीं था। डाउट क्या था? नेक्स्ट ईयर तो वो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर है, बिकॉज इस साल उसका टर्नओवर ₹150 लाख से एक्सीड कर गया था, तो उसी पल से वो स्मॉल डीलर नहीं है, वो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर है। तो नेक्स्ट ईयर भी वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए नहीं जा सकता है। ठीक है, बट हुआ ये कि नेक्स्ट ईयर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से कम था, तो उसके नेक्स्ट ईयर वो कॉम्पोजिट स्कीम में वापस आ सकता है। ये आपका डाउट था, समझ में आया ना? कॉम्पोजिट स्कीम वो ऑप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके लिए अपने को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना है। सीधी बात है, टर्नओवर अगर ₹150 लाख से एक्सीड करता है तो कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं जा सकता है। 150 लाख से 150 लाख से एक्सीड नहीं करता है, वो कॉम्पोजिट स्कीम में आ सकता है। और एग्जिट एंट्री किसी भी साल हो सकता है। एक साल कॉम्पोजिट स्कीम है, दूसरे साल कॉम्पोजिट स्कीम नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर कॉम्पोजिट स्कीम है, उसके नेक्स्ट ईयर कॉम्पोजिट स्कीम नहीं है, ऐसा हो सकता है। समझ में आया? क्लियर? ये लिखाऊंगा मैं लास्ट में, लॉक इन पीरियड का जब पॉइंट लिखाऊंगा तब लिखाऊंगा इसको। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डीलर का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ₹150 लाख से लेस था, तो वो स्मॉल डीलर तो है, बट उसने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं किया। उसने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं किया, बिकॉज कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट करना तो ऑप्शनल है। तो उसने करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं किया। नहीं किया तो वो नॉर्मल स्कीम में है। ठीक है। हुआ ये कि करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं किया था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर में भी उसका टर्नओवर ₹150 लाख से कम ही हुआ। तो क्या नेक्स्ट ईयर वो कॉम्पोजिट स्कीम में आ सकता है? आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कॉम्पोजिट स्कीम में अगर लिमिट्स सेटिस्फाइड हो तो एंट्री और एग्जिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्रिस्टल क्लियर? लिखो पॉइंट नंबर 4। सिलेबस में जितने भी पॉइंटर्स है
बारीकी से एक एक पॉइंट कवर हो रहा है, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि छूट जा रहा है, हर एक चीज बारीकी से कवर हो रहा है, ताकि जीएसटी से 30 मार्क का जो क्वेश्चन सेट होंगे उनमें आप 30/30 स्कोर कर पाओ। आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते या जिसका आंसर आपके पास ना हो, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके पास होंगे। ऑटो रिवर्सल फ्रॉम द composite scheme. The scheme shall not be applicable from the moment at which his aggregate turnover from the moment लिखा हुआ है, ठीक है, यानी उस क्षण उस पल से वो कंपोजिट स्कीम से बाहर हो जाता है। ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर exceeds rupees 150 lakhs at any time in current financial year। जैसे ही टर्नओवर ₹150 lakhs से ज्यादा हुआ, उसी दिन उसी वक्त से वो सप्लायर कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ जीएसटी अंडर कॉम्पोजिट स्कीम, काफी सिंपल है। रेट क्या है जीएसटी का? 1%, यानी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। केवल रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सप्लायर के लिए, केवल रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सप्लायर के लिए, आउटडोर केटरिंग सप्लायर के लिए कॉम्पोजिट स्कीम का जीएसटी रेट इज 5%। बाकी सारे सप्लायर के केस में कॉम्पोजिट स्कीम का जीएसटी रेट इज 1%। केवल रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस के लिए कॉम्पोजिट स्कीम का जीएसटी रेट इज 5%, यानी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी।
हम्म, उसका फ्रेंड है। हम्म, हम्म, करेक्ट करेक्ट। डन। नाउ फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिट स्कीम। पहला फीचर क्या है? आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। वो एडवांटेज है, लिखाऊंगा मैं वो भी। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। A person who opts composite scheme shall not be, ये ऐसे करके लिखो, कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट, not to collect GST from recipient। इसका मतलब क्या है?
करेक्ट। इसका मतलब है जिस डीलर ने, सप्लायर ने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट किया है, वो अपने इनवॉइस पर जीएसटी नहीं लगा सकता। वो अपने इनवॉइस पर जीएसटी लगाकर बायर से जीएसटी नहीं ले सकता। यानी जिस सप्लायर ने, डीलर ने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट किया है, वो अपने सप्लाई के रिसीवर यानी बायर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, जीएसटी ले नहीं सकता, जीएसटी अपने बिल पर लगाकर जीएसटी नहीं ले सकता। तो सर ये 1% का जीएसटी रेट, ये 1% का जीएसटी रेट वो सप्लायर खुद के पॉकेट में से निकाल कर देगा। तो ये 1% या 5% का जीएसटी रेट, ये 1% या 5% का जीएसटी रेट सप्लायर खुद के पॉकेट में से निकाल कर पे करेगा। यानी कॉम्पोजिट स्कीम के केस में सप्लायर इज द पर्सन हु पेज जीएसटी टू द गवर्नमेंट, and he is also the same person who bears the burden of GST, who bears the burden of GST, who bears the burden of GST। तो कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी का रेट को रिड्यूस करके 1% कर दिया गया, बट ये 1% का जीएसटी सप्लायर अपने सप्लाई के रिसीवर या बायर से वसूल नहीं कर सकता। यानी सप्लायर अपने टैक्स इनवॉइस पर जीएसटी नहीं लगा सकता, बायर से जीएसटी नहीं ले सकता। जो 1% या 5% का जीएसटी रेट है, वो जीएसटी सप्लायर को अपने खुद के पॉकेट में से निकाल कर गवर्नमेंट को जमा देना है। यानी जीएसटी का बर्डन सप्लायर खुद बेयर करेगा और गवर्नमेंट को जीएसटी भी सप्लायर खुद ही पे करेगा। यानी आउटवर्ड सप्लाई के केस में देयर इज नो जीएसटी। करेक्ट। यानी आउटवर्ड सप्लाई के केस में देयर इज नो जीएसटी। अ पर्सन हु ऑप्ट्स composite scheme cannot collect GST from the recipient of his supply। GST payable on his outward supply shall be paid by him only out of his pocket। यानी कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी का रेट है तो 1%, बट कॉम्पोजिट स्कीम में सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और अपने आउटवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी लगेगा, वो सप्लायर खुद ही अपने पॉकेट में से निकालकर गवर्नमेंट को पे करेगा। जहां पर सप्लायर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, तो कॉम्पोजिट स्कीम
सारे ब्रांचेस को ऑप्ट करना पड़ेगा। जहां डिफरेंट स्टेट्स में सप्लायर के डिफरेंट ब्रांचेस है, तो ऐसे केस में सारे ब्रांचेस को ही कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ब्रांच कॉम्पोजिट स्कीम में है, एक ब्रांच नहीं है। सारे ब्रांचेस को कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। पर्सन हैविंग several branches at different states. Where a person is having several branches, then all such branches must opt composite scheme together. क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। समझ में आया? एग्जेम्प्टेड गुड्स, लिखो नो टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स। देखो, जो गुड्स एग्जेम्प्टेड है, यानी जिस पर जीएसटी नहीं लगता, तो कॉम्पोजिट स्कीम डीलर के लिए भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो गुड्स सबके लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो कॉम्पोजिट स्कीम डीलर के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। यानी कॉम्पोजिट स्कीम डीलर को 1% का जीएसटी केवल टैक्सेबल सप्लाई पर ही देना है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर कॉम्पोजिट डीलर को भी जीएसटी नहीं देना है। ठीक है। If a taxable person trades in both taxable as well as exempted goods, then tax at the rate of 1% is payable on supply of taxable goods only. Exempted goods will not be charged to GST at all. Interstate supply, सुनो, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या? बिटवीन टू स्टेट्स, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट।
तो ध्यान से सुनो, कॉम्पोजिट स्कीम वाला सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, भले ही आपका टर्नओवर ₹150 लाख से कम ही क्यों ना हो। तो जो डीलर, जो सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाई करता है वो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, भले ही उसका टर्नओवर ₹150 लाख से कम ही क्यों ना हो। यानी जिन सप्लायर ने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट किया है, जिन सप्लायर ने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट किया है, तो उन्हें कॉम्पोजिट स्कीम में रहने के लिए इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना होगा। अगर कर दिया तो वो उस क्षण ही कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर हो जाएंगे। इसका वाई का कोई जवाब नहीं, ये प्रोविजन है। बट हाँ, एक चीज सुनो, कॉम्पोजिट स्कीम का जो डीलर है, ये स्कीम का प्रोविजन है, इसका वाई का कोई जवाब नहीं है, स्कीम का प्रोविजन है। ये स्कीम में ये रूल्स है, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही कॉम्पोजिट स्कीम में रह पाओगे, वरना नहीं। ध्यान से सुनो, कॉम्पोजिट स्कीम का जो डीलर है वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, इंटरस्टेट परचेजेस कर सकता है, इनवर्ड सप्लाई कर सकता। मतलब कॉम्पोजिट स्कीम का जो सप्लायर है, डीलर है, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, बट इंटरस्टेट परचेजेस यानी इनवर्ड सप्लाई कर सकता है। लिखो। तो फीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो अचानक से ऐसा लगता है कि फीचर्स के सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह का लिमिटेशन डिसएडवांटेज ऐसा बनने से लगता a composite scheme supplier cannot make interstate outward supply। है। फीचर्स और एडवांटेजेस में क्या डिफरेंस है? बता रहे हैं। The composite scheme supplier cannot make interstate outward supply। Cannot make interstate outward supply of goods, but he can do interstate purchases, that is inward supply।
Then next point, supply through e-commerce or e-commerce operator। जो कॉम्पोजिट स्कीम डीलर है ना, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपना सामान नहीं बेच सकता। जो कॉम्पोजिट स्कीम डीलर है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, amazon में, फ्लिपकार्ट में अपना सामान नहीं बेच सकता। अगर बेचा तो वो कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं जा सकता। ठीक है। A composite scheme supplier cannot supply goods through an e-commerce portal। थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर लिखो। एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पोजिट स्कीम। क्या क्या एडवांटेज है? रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स, साल में एक बार रिटर्न, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, ये सब एडवांटेजेस हो गए। लिखो। रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स, सिंप्लीफाइड रिटर्न, साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करना है, फाइल एनुअल रिटर्न। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम कर नहीं सकता, तो देर इज लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे बड़ा फायदा क्या, एडवांटेज क्या है? जो अपने पॉइंट डिस्कस किए थे, बहुत फ्लेक्सिबल है। स्कीम इज ऑप्शनल and can be changed from, and the option can be changed from year to year, जो कि अपने डिस्कस किए। स्कीम ऑप्शनल है और ये ऑप्शन चेंज हो सकता है, बदल सकते हैं अपने ईयर टू ईयर। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्पोजिट स्कीम।
डिसएडवांटेज क्या है कि कंपोजिट स्कीम में जो सप्लायर है उसको खुद के पॉकेट में से जीएसटी पे करना पड़ता है। वो अपने बायर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकता है, उसको जीएसटी अपने पॉकेट में से पे करना होता है। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपना गुड्स को नहीं भेज सकता है। और क्या, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। अपने इनवर्ट सप्लाई पर जो जीएसटी उसने पे किया है, इनवर्ट सप्लाई पर जो जीएसटी पे किया है, उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब डिसएडवांटेज है। एक खास बात ये है कि जिसने कॉम्पोजिट स्कीम वाले सप्लायर से गुड्स खरीदा, वो तो जीएसटी पे नहीं कर रहा है ना, बिकॉज कॉम्पोजिट स्कीम सप्लायर खुद की पॉकेट में से जीएसटी निकाल कर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो जिस बायर ने कॉम्पोजिट स्कीम वाले सप्लायर से गुड्स खरीदा, उसने तो अपने पॉकेट में से जीएसटी निकालकर पे नहीं किया, तो वो उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता। जीएसटी पे नहीं किया तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आया? यानी रिसीवर, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच गुड्स। ऑब्वियस सा बात है, वो जीएसटी पे ही नहीं किया तो वो आईटीसी क्लेम कैसे कर सकता है? ठीक है, आपको बेसिकली चार डिसएडवांटेज याद रखना। चार डिसएडवांटेज क्या है? चार डिसएडवांटेज, नंबर एक, जो कॉम्पोजिट स्कीम सप्लायर है उसको जीएसटी अपने पॉकेट में से निकालकर पे करना पड़ता है। वो बायर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकता है, उसको खुद के पॉकेट में से जीएसटी पे करना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज, अपने इनवर्ट सप्लाई का जीएसटी वो अपने इनवर्ट सप्लाई का जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। चौथा डिसएडवांटेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपना गुड्स को बेच नहीं सकता है। ये चार डिसएडवांटेज आपको दिमाग में रखने हैं। देखो, जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज द सप्लायर needs to pay the GST out of his own pocket. The supplier cannot claim input tax credit. The supplier cannot make interstate supply डी में
The supplier cannot supply through an e-commerce portal एक चीज ध्यान से सुनो जो कॉम्पोजिट स्कीम का सप्लायर है ना उसको अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करना पड़ता है कि उसने कॉम्पोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट किया है बिकॉज कॉम्पोजिट स्कीम का सप्लायर अपने रिसीवर या बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता तो वो जब टैक्स इनवॉइस रेज करेगा तो इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि सप्लायर ने कॉम्पोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट किया है ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है बिल के ऊपर ये मेंशन करना जरूरी है कि वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट किया है ठीक है ये जस्ट जीके के लिए बताया है क्लियर नेक्स्ट एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिट स्कीम कॉम्पोजिट स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कोई बंदिश नहीं है सप्लायर कभी भी कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ सकता है देर इज नो लॉक इन पीरियड देर इज नो लॉक इन पीरियड यानी कि कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट किया है तो इतने साल के लिए कॉम्पोजिट स्कीम में रहना ही पड़ेगा ऐसा कोई बंदिश नहीं है यानी कि सप्लायर जब चाहे एट एनी टाइम कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ सकता है ये पॉइंट भी अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ठीक है लिख लो देर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर composite scheme a person can quit this scheme at any time even in between the year mention any four cases अभी इस पर बेस्ड एक एग्जाम का क्वेश्चन को अपने डिस्कस कर रहे हैं इस पर बेस्ड एग्जाम का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिखवा रहा हूं ये 2019 में आया हुआ है आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन को लिखो और खुद से उसको आंसर करने का कोशिश करो mention any four cases where a person
is not eligible to opt for composite scheme. composite scheme को composition scheme भी बोलते हैं. composite scheme composition scheme is same. ठीक है. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अपने को वो चार केसेस बताना है वेर अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल. वो एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए, एलिजिबल नहीं है. वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है. तो वो चार केसेस क्या हुए? पहला तो उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ₹150 लाख से एक्सीड करता था. दूसरा, वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है. तीसरा, वो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई करता है, तो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए वो ऑप्ट नहीं कर सकता. इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता. और चौथा, वो सप्लायर ऑफ सर्विस है जिसका सप्लाई एक्सीड्स 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर. समझ में आया? ये लिखना है अपने को, लिखो. The four cases where a person is not eligible to opt for composite scheme are as follows. When he makes, acha, when his turnover, when his aggregate turnover exceeds ₹150 lakhs. Two, when he makes, very good, when he makes inter state supply. Three, when he supplies goods through e-commerce operator. Four, when his turnover of supply of service exceeds 10% of turnover or ₹5 lakhs, whichever is higher. Done. सो इसी के साथ यूनिट 6 कॉम्पोजिट स्कीम का यूनिट 6 कॉम्पोजिट स्कीम का यूनिट का डिस्कशन एंड होता है. कोई भी डाउट हो तो पूछो मेरे से. सबको क्लियर है? यस नो जवाब दो. यस सर. क्लियर है? ओके. चलो देन, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर.